Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। तो जैसा कि थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे किसी भी बैंक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया जाए और मैंने कैसे अपना बैंक एग्जामिनेशन 6 मंथ में क्लियर किया। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है जब आप तैयारी शुरू करते हो, यहाँ पे मैं उस स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूँ जो अभी अभी तैयारी शुरू कर रहा है। तो उसका जो सबसे पहला स्टेप होता होगा वो यही होना चाहिए, और जो मेरा था मैं वो आपको डिस्कस करूँगी कि मैंने कैसे तैयारी की थी और मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी एग्जामिनेशन को निकालने की। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप यही था कि सबसे पहले मैंने सिलेबस बनाया। 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जीएस, ठीक है। और उसमें करंट अफेयर्स तो होते हैं, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा जो स्टैटिक में होते हैं वो सारी चीज़ें भी मैंने एक लिस्ट बना ली कि क्या क्या चीज़ें स्टैटिक में मुझे पढ़नी है, और पूरा सिलेबस तैयार किया। सिलेबस आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएगा, ऑनलाइन आप सर्च करोगे गूगल पे, इजीली सिलेबस अवेलेबल है। तो वहाँ से मैंने देख करके सिलेबस बनाया। उसके बाद फिर मैंने अपना स्टडी का टाइम टेबल बनाया। जैसे कि सेकंड पॉइंट आप देख रहे हो, मैंने अपने स्टडी करने का एक टाइम टेबल बनाया। मतलब कि जैसे देखिए, स्टार्टिंग में जब कोई तैयारी करता है तो उसे रीजनिंग क्या होती है नहीं पता। मैथ तो खैर बचपन से पढ़ा है, किसी की मैथ अच्छी होती है, किसी की मैथ थोड़ी कम अच्छी होती है। और इंग्लिश भी लोग बचपन से पढ़ते हैं, मगर बैंक लेवल की इंग्लिश कुछ अलग होती है, राइट। तो हमें उस लेवल का पढ़ना पड़ता है। तो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया कि मुझे सब्जेक्ट वाइज कैसे टाइम को डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये जो टाइम टेबल है ये सभी पर्सन का जो होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी की रीजनिंग अच्छी हो तो उसे रीजनिंग के लिए वो 2 ही घंटे देगा। हो सकता है किसी की मैथ अच्छी हो तो वो मैथ के लिए 2 ही घंटे देगा, या फिर 1 ही घंटे देगा, उसके लिए 1 ही घंटे देना सफिशिएंट होगा। तो ये डिपेंड करेगा आपकी अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर कि आपका कौन सा पार्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा है। जो पार्ट ज़्यादा अच्छा है उसमें आपको कम समय लगेगा डेफिनेटली, और जो पार्ट थोड़ा कम अच्छा है उसमें आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो टाइम टेबल सबका डिफरेंट होगा, सब लोग अपने अपने हिसाब से टाइम टेबल अपना अपना बनाएंगे। नेक्स्ट, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। अब देखिए, आप जैसे कुछ भी पढ़ रहे हो ना, कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे आपने इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश का कोई टॉपिक आपने पढ़ा, से आर्टिकल, ठीक है। तो अब आर्टिकल, अब आपने जैसे हम लोग क्या होता है अभी ऑनलाइन सभी लोग स्टडी करते हैं तो वो लोग ऐसे वीडियो देख करके पढ़ लेते हैं, लेकिन वीडियो देख के मत पढ़िए। आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, वहाँ से जो भी चीज़ें आप ग्रास्प कर रहे हो उसका आप एक नोट्स बनाओ, ताकि आपको फ्यूचर में रिवीजन करने में आसानी हो। क्योंकि हमें क्या करना है, एक बार आदमी पढ़ लेता है तो ऐसा तो होता नहीं कि पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाता है। मतलब कई लोगों का हो भी जाता है, कई लोगों का नहीं भी होता है। तो हमें एक नोट्स हमेशा बना कर रखनी चाहिए ताकि हम लोग उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी फॉर मैथ। ये तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी। अब मैं स्ट्रेटेजी मैथ के लिए बताऊंगी। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगी, एक बहुत ही हल्का सा आपको एक ग्लांस, एट अ ग्लांस में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर मैंने डिटेल में डिस्कशन किया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी जाननी है और तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगी। अभी मैं एक ओवरव्यू केवल दूंगी। देखिए, मैथ के लिए स्ट्रेटेजी यही है कि सबसे पहले सिलेबस देख लिया, उसके बाद हर एक चैप्टर का आप एक नोट्स बनाइए। देखिए, जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने कोचिंग की थी, महिंद्रा कोचिंग से कोचिंग की थी। यहाँ पे मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, और बस मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने कोचिंग की थी, तो वहाँ पे मेरे बैच में जिस सर ने पढ़ाया था, उन सर की जो मैथ में उन्होंने पढ़ाया था उसकी मैंने एक नोट्स बना ली थी, हर क्वेश्चन का नोट बना लिया था। उसके बाद जैसे ही वो जो चैप्टर पढ़ाते थे वही चैप्टर मैं RS अग्रवाल की किताब से, RS अग्रवाल राइटर है, उनकी किताब से वो पूरा
चैप्टर जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करती थी। और अगर कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है या उसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं बन पा रही है तो मैं गूगल पे भी अगर आप सर्च करते हो तो कई बार मिल जाता है, और या फिर मैं उस टीचर से पूछ लेती थी। इसी तरह आप भी कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे होगे, कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हो, तो अगर कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो फिर भी आप क्या करो, जैसे ही आपने वो चैप्टर पढ़ा उसके बाद बुक निकालो, कोई भी बुक उठा लो। मैं अपना बताया, मैंने RS अग्रवाल मैं यूज़ करती थी, बाकी आप कोई भी बुक ले सकते हो जो भी आपको अच्छी लगे, और फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो उसमें से आप लगा लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और जितने भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज निकल के आए होंगे जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, और जितने भी इम्पॉर्टेंट ऐसे चीज़ें जो आपको रिवीजन फ्रीक्वेंटली करने की ज़रूरत रही होगी उसकी आप अलग से नोट्स बना लो। और मैथ की नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए, एकदम साफ नोट्स, क्योंकि जब आप प्रॉपर चैप्टर वाइज जब आपको चीज़ें आ जाती हैं तो आपका फिर जो DI होता है, जो मेंस में जो कि वही आता है DI, अगर आपको चैप्टर्स के अरिथमेटिक के चैप्टर्स क्लियर हैं तो DI आप इजीली सॉल्व कर लोगे, DI में कुछ भी नहीं रह जाता है। उसके बाद 4 चीज़ें जो कि प्री के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वलिटी और DI होता है, जो कि प्री में काफ़ी आसान सा आता है, एकदम सिंपल सी DI आती है, टेबल DI वगैरह काफ़ी इजीली उसमें 5 नंबर आप स्कोर कर सकते हो, और नंबर सीरीज। ठीक है, तो जो ये चीज़ें होती हैं, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, DI काफ़ी सिंपल होती है, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। प्री में मैं आपको प्री में पर्टिकुलरली प्री की मैं बात कर रही हूँ। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इनइक्वलिटी, ये सब चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। ठीक है, इसकी आपको कोई पर्टिकुलर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। मैं जब तैयारी कर रही थी तो मैं हर रोज़ कम से कम 50 सिंप्लीफिकेशन लगाती थी, 10 से 20 नंबर सीरीज को सॉल्व करती थी। उसके बाद जैसे ही मैं फिर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी कि क्वेश्चन को देखते ही कई बार मेरे को उसका पैटर्न पता चल जाता था। ठीक है, और इनइक्वलिटी खैर बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी आप 5 तो लगा ही लो डेली, ये मैं डेली की बात कर रही हूँ। इसके अलावा एक चैप्टर को आप 3 दिन 4 दिन जैसी आपकी कैपेबिलिटी हो वैसे आप ख़त्म करने की कोशिश करिए। ये हो गई सिंपल सी मैथ की स्ट्रेटजी, बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बता पा रही हूँ मैं, एक सिंपल सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो कि रीजनिंग के लिए मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, रीजनिंग के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजनिंग में होता है वो होता है पजल, सबसे ज़्यादा वेटेज देता है मेंस में भी। मेंस बिना पजल के तो आप मेंस निकाल ही नहीं सकते हो, प्री भी नहीं निकाल सकते हो, और प्री में भी आप जानते हो पजल्स कई सारे आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पजल। तो जब मैं तैयारी करती थी तो मैं डेली के डेली 10 पजल सॉल्व करती थी। ज़रूरी नहीं कि 10 के 10 जो है हाई लेवल के पजल हो, उनमें से कई सारे लो लेवल के प्री लेवल के भी पजल होते थे, 2-3 लेकिन हाई लेवल के पजल ज़रूर होते थे। तो 10 पजल मैं डेली सॉल्व करती थी। उसके बाद हर एक टॉपिक का आप प्रैक्टिस करते जाओ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैथ का जैसे हर एक चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करनी है, उसी तरह रीजनिंग में भी। देखिए, रीजनिंग जो होता है, जो मुझे लगता है, मैं अपने लिए जो मुझे लगा कि रीजनिंग मैथ के मुकाबले मुझे काफ़ी इजी लगी, मतलब समझ में आने लायक लगी। और मैथ में आपको जैसे हर चैप्टर की नोट्स बनाने की ज़रूरत होती है, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। एक आधी चीज़ जो होती है फार्मूला वगैरह या कोई रूल वगैरह, वो भले मैंने नोट कर लिया था और उसको मैं डेली रिविजन करती थी, बाकी मैंने ऐसा कुछ नोट्स नहीं बनाया था उसके लिए। लेकिन हाँ, रीजनिंग में डेली प्रैक्टिस ज़रूर करती थी, डेली मैं रीजनिंग के शॉर्ट स्पीड टेस्ट देती थी। ठीक है, अब आगे देखिए इंग्लिश और हिंदी की स्ट्रेटजी। तो इंग्लिश और हिंदी देखिए रूल्स का खेल है, या तो आपकी रीडिंग आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो। देखो, हिंदी सिर्फ RRB में आता है, इंग्लिश तो हर एग्जामिनेशन में आता है। तो देखिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो आपका करंट अफेयर्स तैयार होता है, दूसरा आपका क्या होता है कि इंग्लिश भी स्ट्रांग होती है। अगर आप न्यूज़पेपर अब नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो, समय नहीं मिल पा रहा है, कई वजह हो सकती है, तो अगर तो लेकिन आपको करंट अफेयर्स तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो उसमें भी आपको ग्रामर देखनी की, क्या ग्रामर इसमें इस्तेमाल हुआ है, मतलब हर चीज़ को ग्रामर से रिलेट करना है, राइट। तो इस तरीके से आपकी इंग्लिश की तैयारी होगी। और इंग्लिश में भी फिर वही होगा कि सबसे पहले इंग्लिश कभी केवल 2 ही तरीके से आप क्लियर कर सकते हो, या तो आपको रूल का ज्ञान हो, और अगर आपका रूल का ज्ञान नहीं है तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि जैसे ही आप कोई
लाइन देखो या कोई भी क्वेश्चन देखो तो आपको खुद ही पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में क्या एरर है, क्योंकि जब कोई आदमी, कोई इंसान अक्सर रीडिंग करता है तो वो रीडिंग करते करते ही उसे समझ में आ जाता है कि इस पार्ट में जो है कि एरर है, अगर किसी की रीडिंग हैबिट अच्छी होती है तो, राइट। तो वही इंग्लिश के लिए यही है कि आप या तो हर चैप्टर वाइज आप रूलिंग अच्छे से पढ़ लो और रूल से स्ट्रांग हो जाओ, या फिर आप रीडिंग करिए। यही दो ही कहानी हो सकती है। बाकी अगर किसी भी जिस भी सब्जेक्ट में आपको डिटेल में चाहिए और अगर आपको कुछ टॉपिक भी पढ़ने हैं तो वो भी मैं बढ़ा सकती हूँ, तो उसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को ज़रूर। और जीके के लिए मैंने आपको बताया कि स्टैटिक कौन कौन सी जो चीज़ें आती हैं वो आपको इजीली नेट पे अवेलेबल हो जाएंगी कि जीके में स्टैटिक कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उस चीज़ की आप नोट्स बना लीजिए और उसको धीरे धीरे पढ़िए और फ्रीक्वेंटली उसको रिवाइज करते रहिए। करेंट अफेयर्स के लिए मैं आपको यही बोलूँगी, कोई भी एक अच्छी सी वेबसाइट चुन लीजिए। मैं बैंकर्स अड्डा से पढ़ती थी करेंट अफेयर्स। आपको जो भी अच्छी वेबसाइट लगे आप वहाँ से पढ़िए। डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, वीकली में रिवीजन करिए। नोट्स मत बनाइए, नोट्स बनाने की लोग बहुत गलती करते हैं, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और बैंकर्स अड्डा में मैं इसलिए भी पढ़ती थी क्योंकि उनका मंथली एक कैप्सूल आता है जिसमें पूरा का पूरा जो चीज़ें हैं कंपाइल करके लिखी रहती हैं महीने भर की, तो वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं बैंकर्स अड्डा से पढ़ती थी। बाकी आपको जहाँ से भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं, जिसको भी जो भी साइट पसंद हो वहाँ से। नेक्स्ट, स्पीड टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। स्पीड टेस्ट देने के कई फ़ायदे होते हैं। पहला कि आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती है। दूसरा, आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है एग्ज़ाम वाला एग्ज़ाम से पहले, और अब तो बिना स्पीड टेस्ट के तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। और तीसरा एडवांटेज है कि जब आप चीज़ें कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है, जो चीज़ आप कर रहे हो और उसमें आपको पता चल रहा है कि आप ये गलती कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ें आप फिर एग्ज़ाम में आपसे रिपीट नहीं होंगी। तो स्पीड टेस्ट देना तो बहुत ज़रूरी है। जब मैं तैयारी करती थी तो स्टार्टिंग में मैं 3 स्पीड टेस्ट दिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि मेरी तैयारी स्ट्रांग होती गई तो उसके बाद मैंने फिर बाद में मैं 2 स्पीड टेस्ट देने लगी। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बहुत मेहनत की थी, 3 स्पीड टेस्ट मैं देती थी जब मैं स्टार्टिंग में। और हाँ, स्पीड टेस्ट देने के बाद क्या होता है, नंबर कम आते हैं, स्टार्टिंग में कम आते ही हैं, तो इससे कभी भी दुखी नहीं होना। हमेशा अपनी गलती को एनालिसिस करिए। ये 10th नंबर मेरा पॉइंट वही है कि हम लोग को अपने स्पीड टेस्ट को प्रॉपर एनालिसिस करना है कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है, उस मिस्टेक को आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो स्पीड टेस्ट देना, उसके बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करना। स्पीड टेस्ट आपने दिया और फिर प्रॉपर एनालिसिस किया, ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं। अच्छा, 10th नंबर पॉइंट तो हमने डिस्कस कर दिया। 9th नंबर पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि परसेंटाइल क्या होते हैं, मार्क्स क्या होते हैं। देखिए, मार्क्स तो आप लोग इजीली सिंपली जानते ही हो कि क्या होते हैं। जैसे 10 में से अगर आपके 8 नंबर आए तो वही 8 मार्क्स हो गए। परसेंटाइल मार्क्स से देखिए, जब आप स्पीड टेस्ट दे रहे हो तो उसमें मार्क्स का कोई लेना देना नहीं होता है। मेन होता है कि परसेंटाइल आपकी कितनी है। परसेंटाइल मतलब जैसे कि अगर आपकी परसेंटाइल आई है से 98.6, ठीक है, तो अगर आपकी 98.6 परसेंटाइल आई, इसका मतलब आप 98.6% बच्चों से आगे हो, राइट। कोशिश करना है कि 95+ परसेंटाइल आपकी हमेशा आए, ठीक है। जब आपकी 95+ परसेंटाइल अगर आपकी आ रही है तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी है, और अगर नहीं आ रही तो हमें उसको 95+ पहुंचाना है। नेक्स्ट देखिए 11th नंबर पॉइंट। देखिए, आपको डेली रिवीजन क्या क्या करना है। स्क्वायर्स 1 से 50 तक, क्यूब 1 से 20 तक, फ्रैक्शंस। देखिए, मैथ्स में क्या होता है ना, कई सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं जो कि फ्रीक्वेंटली रिपीट होती हैं, और उसके अलावा कुछ फ्रैक्शन, अगर आपको वो फ्रैक्शनल वैल्यूज चाहिए तो मैं आपको उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी, या कोई भी चीज़ इसमें जो आपको डिटेल में जाननी होगी तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी। ये फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अगर आप चाहो तो नेट पे भी सर्च कर सकते हो कौन कौन से फ्रैक्शंस होते हैं जो बैंक में रिपीटेटिवली रिपीट होते रहते हैं, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। तो फ्रैक्शंस याद करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपका काफ़ी समय बचता है, और उसको डेली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन क्यों करना है कि आप जो चीज़ याद करते हो उसको रिवीजन डेली करते रहोगे। रिवीजन करने में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेगा ये सारी चीज़ें रिवीजन करने में। और इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे इंग्लिश क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, पूरे रूल्स आप नहीं पढ़ सकते हो, तो आप उसको डिवाइड कर लो। कि जैसे मान लो कि आपके जो पूरे के पूरे रूल्स है वो 30 पेजेस में आपने लिखे हैं, तो आप डेली 3-3, 4-4 पेज ऐसे पढ़ने की कोशिश करो। ये सारा काम आपका 10 मिनट में आसानी से हो जाएगा। सुबह उठते ही चाय के साथ आप ये
रिवीजन, क्विक रिवीजन एक कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने आपको कुछ बताने की, समझाने की कोशिश की है कि मैंने क्या किया था, कैसे तैयारी की थी और आप कैसे कर सकते हो। कई लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था, तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। बाकी अगर किसी चीज़ में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो आई होप ये आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।